हाय एवरीवन। आज ये केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये पार्ट 2 है। अगर आपको पार्ट 1 की वीडियो चाहिए तो आप हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वहाँ पर आपको पार्ट 1 मिलेगा। तो अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा। तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड करो की बात की केन्स ने की है। तो जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट जो सप्लाई है, दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर हमें हमारे एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम लेवल देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या होगा, वो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, केन्स ने कहा कि इससे जो इंडस्ट्री है वो प्रॉफिट कमाएगी, इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी। लेकिन अगर इफ़ेक्टिव डिमांड कम हो तो क्या होगा, इफ़ेक्टिव डिमांड मतलब एग्रीगेट डिमांड कम हो तो क्या होगा, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इफ़ेक्टिव डिमांड का भी मेन रोल देखने को मिलता है। यहाँ पर इफ़ेक्टिव डिमांड जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड प्राइस, एग्रीगेट डिमांड प्राइस का मतलब है कि जो बायर्स हैं वो मार्केट में जाकर जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो उसके प्रोडक्ट के लिए कितना देने के लिए तैयार हैं। तो अगर मान लो कोई मार्केट में टोटल एग्रीगेट मतलब पूरे मार्केट की बात की गई है, तो पूरे मार्केट में जो प्रोडक्ट बना है उसके बायर 100 करोड़ देने को तैयार हैं। अगर वो प्रोडक्ट अगर 90 करोड़ में बना था तो 10 करोड़ का वो मुनाफा होगा, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये दोनों क्या है, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। अब एग्रीगेट सप्लाई प्राइस का मतलब है कि जो फर्म या प्रोड्यूसर एंटरप्रेन्योर है वो कितना मतलब उसका कॉस्ट बताया गया है कि रो और लेबर मटेरियल का जो प्राइस है। अगर मान लो कि जो उस बनाने में 90 करोड़ लगा था तो इसका मतलब क्या था कि जो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है वो 90 करोड़ है और डिमांड कितनी है उसकी, उन प्रोडक्ट भी कितने का रहा है, 100 करोड़ का। तो कितने की एग्रीगेट डिमांड प्राइस होगी, 100 करोड़ की। तो ये रिप्रेजेंटिंग इसमें शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करता है केन्स हमेशा क्या करता है, ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इन दोनों को बैलेंस करने के ऊपर केन्स का अच्छा जोर रहा है, क्योंकि उसने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात की गई है। क्योंकि ये डिप्रेशन की थ्योरी है, मतलब ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे ये थ्योरी डेवलप हुई थी। तो उस टाइम पे तुरंत सिचुएशन को ठीक करने की बात की गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट अराइज, और अनएम्प्लॉयमेंट कब होगा, मैंने बात की थी पहले, जो इफेक्टिव डिमांड अगर कम होगा मतलब डिमांड कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, जिसमें केन्स ने आर्ग्यू किया है नॉट ऑलवेज सफिशिएंट फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट। इसमें केन्स ने कहा कि ये हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं हो सकती, मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन मोस्टली इसने बताई है। बात करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की। मतलब केन्स ने इस चीज़ को आर्ग्यू किया है कि जो इक्विलिब्रियम है उस वो फुल एम्प्लॉयमेंट से कम ही होगा। इसमें ये क्या है, क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स थे वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट के सपोर्ट में थे, परंतु केन्स था वो फुल एम्प्लॉयमेंट के सपोर्ट में नहीं था, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट के सपोर्ट में था। ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स को कॉन्ट्रैक्टिंग किया गया, मतलब उसका विरोध किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट की अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मीन्स, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रहा। मतलब यहाँ पर जो लोग हैं वो इच्छा तो रखते हैं काम करने की, परंतु उनको जॉब नहीं मिलती। दिस अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह की जो बेरोजगारी पाई जाती है वो इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड, मतलब एग्रीगेट डिमांड में पर्याप्त नहीं होती, एग्रीगेट डिमांड पूरा नहीं कर पाती। तो इसका क्या मतलब है, इससे जो इसको कैसे पूरा किया जाएगा, हमने को पता है कि एग्रीगेट डिमांड मतलब कंजप्शन प्लस में इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर हम कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को क्या कर दे, बढ़ा दें तो क्या होगा, इससे एग्रीगेट डिमांड करो भी हमारा शिफ्ट होगा, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा, वो अपवर्ड की तरफ जाएगा, जिससे फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल को देखने को मिलता है। हमें देख सकते हैं जो ये दिया हुआ हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हैं ये लेबर एम्प्लॉयमेंट है ओ एक्सिस पे,
और OYP हमारा क्या है, हमारा रिसिप्ट्स। मतलब यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, या हम कहें तो आउटपुट की बात की गई ही, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो क्या क्या दिखा रखा है, सबसे पहले अगर हमारे पास लेबर इतना है तो एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर है और यहाँ पर से ही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम क्या करें, एग्रीगेट डिमांड में कुछ शिफ्ट करें, उसमें कुछ लेकर आए, तो उसमें क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। मतलब कंजप्शन इन्वेस्टमेंट में अगर बढ़ावा देती तो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो जाती है, और शिफ्ट होने के बाद क्या होता है, ये इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो जाता है। और जो एग्रीगेट सप्लाई है, केन्स ने कहा है कि एक टाइम के बाद जितने भी जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं सबको रोज़गार मिल जाता है। एक टाइम पे जो एग्रीगेट सप्लाई है वो फिक्स्ड हो जाती है, तो लॉन्ग टर्म में फिक्स्ड हो जाती है। यहाँ पर NF पर जितना को मिलना है वो जितने बचे हैं एम्प्लॉयमेंट को मिल लेता है। तो NF में से अगर हम N2 को माइनस कर दें तो यहाँ से हमारे क्या बनकर आती है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बनकर आती है। मतलब ये जो बचेगा इस एरिया में, उस एरिया की बात में आती है कि इतने लोग काम करना चाहते लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिला हुआ। यहाँ पर बात करेंगे केन्स के मनी की वेज रिजिडिटी मॉडल के बारे में। अब केन्स ने वेज रिजिडिटी के बारे में क्या बताया, मतलब रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता। मतलब जो वेज है, लोगों की सैलरी है, उसमें परिवर्तन इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलता है। तो केन्स ने क्या किया है, एट्रीब्यूट दिया है, इस बात को समर्थन दिया है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो बेरोजगार लोग काम करना चाहते हैं उनको रोजगार नहीं मिला हो, उस चीज़ को समर्थन देते हैं। डाउनवर्ड इन्फ्लेसिबिलिटी, मतलब क्या बात की जाती है कि जो मनी वेज है वो नीचे स्तर पर रहती है, जो लोगों की वेज है वो निचले स्तर पर रहती है। वेज डू नॉट फॉल क्विकली टू क्लियर द लेबर मार्केट, जो लेबर मार्केट के हिसाब से वो पूरी क्विकली एकदम से एडजस्ट नहीं हो पाती है। एवन विद द एक्सेस लेबर सप्लाई, अगर ज़्यादा लेबर सप्लाई हो तो भी एक्सेस लेबर सप्लाई में तो वेज क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, एकदम से ऐसा कुछ नहीं होता। पहली बात तो मनी इल्यूजन, इसके कारण क्या है, मनी इल्यूजन मतलब क्या है कि लोग भ्रम में रहते हैं। वर्कर, जो काम करने वाले वर्कर हैं, वो एक कठोर जिस्ट जो उनकी मनी है वो इतनी आसानी से बदलती नहीं है। रियल वेज ड्यू टू इन्फ्लेशन, मतलब क्या होता है कि जो नॉमिनल वेज है, एक टाइम पे क्या होता है कि इन्फ्लेशन है, रेट है, वो बढ़ता रहता है। 4 से 6% इन्फ्लेशन रेट बढ़ता रहता है। जैसे कि केन्ज के हिसाब से 4 से 6% का जो इन्फ्लेशन माना गया है वो बेस्ट माना गया है। इतना इन्फ्लेशन होना चाहिए, कोई बात नहीं। भारत भी इस चीज़ को लेकर ही चलता है, 4 से 6% ही इन्फ्लेशन की बात करता है यहाँ पर भी। तो केन्स पूरा समर्थन था फिस्कल पॉलिसी के, केन्स ने पूरा फिस्कल पॉलिसी को समर्थन दिया है। उन्होंने फिस्कल पॉलिसी को महत्व दिया है कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को, तो इसलिए ये इस चीज़ के प्रति समर्थन थे। तो ये थोड़ा बाहर कंसेप्ट था लेकिन ज़रूरी था थोड़ा समझने के लिए। तो अब बात करते हैं हम कैसे ये रियल वेज जो इनकी है वो इनको नहीं मिलती, बल्कि ये नॉमिनल वेज की तरफ ही झुके रहते हैं। मतलब जो नॉमिनल वेज है वो कम है, रियल वेज ज़्यादा है। जैसे कि इन्फ्लेशन 6% से बढ़ा, तो अब वे 100 रुपये कमा रहे थे तो वो 106 रुपये उनको मिलने चाहिए थे, लेकिन उनको 100 रुपये ही मिल रहे हैं क्योंकि वो इस चीज़ से अवेयर नहीं है। तो इस चीज़ के कारण भी ये समस्या बनती है। वेज कॉन्ट्रैक्ट, अब आप घर बनाने के लिए किसी को देते हो, आप उसके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो। अगर सरकार कुछ बिल बनाए, कुछ पेश करे कि वर्कर की एज बढ़ गई है, तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो तो उसकी वेज उतनी फिक्स रहती है उस पीरियड के लिए, तो वो वेज एकदम से एडजस्ट नहीं हो पाती। मिनिमल वेज लो, अब पता है सरकार के जो लो होते हैं वो कितने स्लो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लो कितने स्लो होते हैं काम करने में। तो उसकी वजह से क्या होती है कि अगर वेज बढ़ भी रही है तो सरकार का बिल आसानी से जल्दी पास नहीं होता, आपको जो स्लो प्रोसेस के कारण, इसके कारण वर्कर को वेज भी कम मिलती रहती है। तो ये, और उन्होंने एक लो बनाया हुआ मिनिमम वेज लो, उसी के हिसाब से उनको वेज मिलती है। तो इस प्रकार से वेज रिजिड रहती है। एफिशिएंसी वेजेस, इसके में क्या कहा गया है कि जो वर्कर की जो वेज है वो एफिशिएंसी लेवल पर मिलनी चाहिए। तो
तो यहाँ पर मतलब यही है कि जो वर्कर की इफ़िशियंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए वही है इफ़िशियंसी। सकते हैं हम नंबर ऑफ़ वर्कर जो OX पे दिए हुए हैं और यहाँ पर रियल वेज दी हुई है। तो सबसे पहले इसमें क्या की गई है, जो मनी वेज है ना, जो वर्कर की वेज है वो तो रिजिड रहती है, उसमें बदलाव नहीं होता, लेकिन जो प्राइस गुड्स के जो प्राइस हैं उसमें बदलाव देखने को मिलता है। जैसे कि इसमें इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी इमर्ज होती है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो वर्कर्स की संख्या है NO है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जब वेज इतनी थी, लेकिन जैसे ही वर्कर की संख्या कम हुई, हमें पता है अगर वर्कर की संख्या कम होती है तो वहाँ पर वेज क्या होती है, बढ़ जाती है। तो लेकिन क्या है, देखो वेज यहाँ पर नहीं बढ़ रही, यहाँ पर सिर्फ प्राइस बढ़ रही हैं। लेकिन देखो वेज यहाँ पर पहले भी इतनी थी और अब भी W0 यही वेज है। तो क्या है कि प्राइस तो बढ़ रहे हैं लेकिन वेज नहीं बढ़ रही यहाँ पर। तो क्या है, और यहाँ पर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति भी देखने को मिलती है। ये लेबर डिमांड है, मतलब कि मार्केट में लेबर की कितनी डिमांड है। देखो डिमांड क्या, पहले इतनी डिमांड थी, अब डिमांड देख सकते हैं यहाँ पर डिमांड कम होती जा रही है, डिक्रीज कम होती जा रही है। डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन क्या है जो सप्लाई है वो देखो सप्लाई भी क्या हो रही है, कि लेबर कितना अपना काम करना चाहता है ये उसकी स्थिति दिखाता है। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर प्राइस अगर इतना था तो आउटपुट कितना था Y0। जैसे ही प्राइस कम हुआ तो आउटपुट भी कम हो गया, जिससे क्या है एग्रीगेट डिमांड भी कम हो गई, जो क्या दिखा रही है कि प्राइस में चेंज देखने को मिल जाता है। अगर डिमांड कम होती है तो प्राइस में डिक्रीज देखने को मिलता है। जो अगर वेज बढ़ती है तो उसमें नहीं देखने को मिलता। वेज प्राइस तो फ्लेक्सिबल है, लेकिन जो मनी वेज है उसमें रिजल्ट देखने को मिलता। देख सकते हैं हम क्या कारण है डिप्रेशन के, मतलब मंदी के क्या कारण है। केन्स ने आर्ग्यू किया है कि जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि हमें ग्रेट डिप्रेशन में देखा गया था, उसमें एक कारण देखने को मिला है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो पेसिमिस्टिक बिजनेस एक्सपेक्टेशन, मतलब क्या है उनका नेगेटिव विचार है, बिजनेस में क्या उतार चढ़ाव रहेंगे उसके प्रति अगर नेगेटिव विचार हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, जिसके कारण मंदी की स्थिति देखने को मिल सकती है। दिस फॉल इन्वेस्टमेंट लीड टू डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, अगर इन्वेस्टमेंट में गिरावट देखने को मिलती है तो एग्रीगेट डिमांड में भी गिरावट देखने को मिलती है, जो कारण बनता है लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल से। जो लार्ज स्केल इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या है बड़े स्तर पर ये इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति हम समझ सकते हैं। यहाँ पर पढ़ के आए केन्स एम्फसाइज रोल ऑफ एनिमल स्पिरिट इन द इन्फ्लुएंसिंग वोलेटाइल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये एक एनिमल स्पिरिट की बात कर रहा है यहाँ पर केन्स। इस एनिमल सेपरेट का मतलब होता है कि अगर उसका कॉन्फिडेंस कम है तो वो कॉन्फिडेंस कम के कारण क्या है वो सब कुछ गलत करेगा। अगर हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है काम करने पर तो हमारा परिणाम अच्छा नहीं आएगा, तो उसी के कारण डिप्रेशन भी देखने को मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक।